स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय फिजिक्स में हीट और हीट का पार्ट सेकंड। स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड वाले पॉइंट में हम लोग आज स्टडी करने आ रहे हैं स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। तो विशिष्ट ऊष्मा के लिए है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाती है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो लास्ट वाले उसमें वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्यू जो है दी गई ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा C और उस वस्तु के तापांतर यानी ताप में होने वाली वृद्धि के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है कि Q का अगर फॉर्मूला बनाया है यहाँ से तो ये इक्वल्स आता है Q इक्वल्स टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। यहाँ पर हमको फोकस करना है C के बारे में। C जो है स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ से अगर इसका मान निकालें तो C का जो मान निकलेगा C इक्वल्स टू आपके पास आएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मात्रक अगर आपको निकाला जाए तो मात्रक की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन निकाल रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एम को आप एकांक कर लेंगे या यूनिट कर लेंगे, 1 कर लेंगे। अब 1 किलोग्राम भी कर सकते हो, 1 ग्राम भी कर सकते हो। ठीक इसी तरह से डेल्टा टी का मान आप 1 डिग्री सेल्सियस अगर रखते हैं तो यहाँ पर जो सी की जो वैल्यू है वो क्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसकी परिभाषा आप देंगे वो एम को मानते हुए, एम को एकांक करते हुए यानी एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उस वस्तु को दी गई ऊष्मा की मात्रा ही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इस तरह से इसकी डेफिनेशन निकाली जाती है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा ठीक उसी तरीके से आप पता करेंगे कि U इक्वल्स टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी से, जहाँ पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारी बुक्स में इसको एस से भी दिखाया गया है। अगर इसके मात्रा की बात की जाए तो सीधा सीधा फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो कि C इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, डेल्टा फाई को डेल्टा टी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप C का जो मान निकालेंगे तो मात्रक निकलेगा आपका जूल प्रति किलोग्राम इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स। ठीक है, तो जूल प्रति किलोग्राम कर लीजिए या किलोग्राम के ऊपर -1, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर -1 दिखा गया और केल्विन के ऊपर भी -1 दे रखा है। वहीं यहाँ पर अगर Q का मान आप कैलोरी में लेते हैं तो किलोग्राम प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस भी इसका मात्रक हो सकता है। अब बात की जाए किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है तो जल यानी वाटर। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अन्य जितने भी द्रव हैं, जितने भी लिक्विड हैं, उन सब की विशिष्ट ऊष्मा जल की तुलना में कम होती है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा 0.6। ठीक है, उसी तरह से अगर पानी की देखिए तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 है। गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं की अगर बात करें तो स्पेसिफिक हीट फॉर द गैसेस। ठीक है, तो उसके लिए 2 तरह की कंडीशन आपकी पॉसिबल है। एक तो है उसका आकार और आयतन। ठीक है, गैसों का आकार और आयतन दोनों ही आपका अनिश्चित होता है, इसलिए गैसों की विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। एक तो नियत आयतन लिया जाता है, एक नियत दाब लिया जाता है भाई। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। और तो उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। इस दशा में 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह नियत आयतन पर। ठीक है ना, तो जैसे क्लियर है कि नियत आयतन रखेंगे आप एक बार और एक बार रखेंगे नियत उसका दाब। ठीक है, एक बार कांस्टेंट प्रेशर रखा जाएगा, एक बार कांस्टेंट उसका वॉल्यूम। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम आप रखते हैं तो जो स्पेसिफिक हीट आपकी कहलाती है वो आपकी कहलाएगी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और इसको जो इंडिकेट करेंगे वो CV से दिखाएंगे। वहीं पर जब आप बात करते हैं विशिष्ट नियत दाब के बारे में तो दाब पर आप प्रेशर को इंडिकेट करेंगे तो CP यानी CP के आधार पर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मेयर का सूत्र भी आप यहाँ से समझ लीजिए कि दोनों का मेयर का सूत्र जो आता है CP माइनस CV दिस इक्वल्स टू कैपिटल R के बराबर आता है। ठीक है ना, कई बार पूछा भी गया, इसलिए यहाँ पे जब इसका जिक्र हुआ है तो यहाँ पर भी इस चीज़ को समझते हुए चलें। तो ये मेयर का सूत्र कहलाता है। तो CP और CP के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। CP स्थिर दाब पर यानी एट द कांस्टेंट प्रेशर और CV आपका एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट, आइए अब बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मा प्रसार के बारे में। तो सामान्यतः अगर किसी भी पदार्थ को आप ऊष्मा देते हैं तो उस पदार्थ का आयतन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ताप बढ़ाने से उस पदार्थ के जो अणु होते हैं जिनके बीच की अंतराणविक दूरी होती है वो डिस्टेंस बढ़ जाती है। कुछ पदार्थ जैसे अगर बात करें जल के बारे में तो 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, वहीं पर सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, AgI 80 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनका ताप बढ़ाने पर इनका प्रसार नहीं होता है, इनका संकुचन होता है। ठीक है, संकुचन का मतलब है कि इसके अणु और अधिक पास पास आ जाएंगे यानी इनका घनत्व तो इंक्रीज़ होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जल का जो है असामान्य प्रसार कहलाता है। असामान्य प्रसार इसीलिए कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका घनत्व बढ़ता है यानी उसके आयतन में कमी आती है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप जब जाएंगे तो उसका आयतन बढ़ता है यानी उसका घनत्व भी बढ़ेगा। सॉरी, घनत्व घटेगा। ठीक है, घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा। घनत्व अगर बढ़ता है तो आयतन आपका घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रसार की बात कही जाए तो ठोसों में
और गैसों में और द्रवों में, ठीक है। सबसे अधिक प्रसार जो होता है वो सबसे अधिक प्रसार गैसों में होता है, उसके बाद उससे कम द्रवों में यानी लिक्विड्स में होता है, और सबसे कम प्रसार जो है आपका सॉलिड यानी ठोसों में होता है। अगर बात करें किसी एल लंबाई की छड़ के बारे में, ठीक है, कोई एल लंबाई की छड़ है और उस लंबाई एल उसकी प्रारंभिक लंबाई कहलाएगी। इसकी अगर लेंथ में आपको टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी लेंथ में मान के चलिए डेल्टा एल की वृद्धि होती है, ठीक है। तो डेल्टा एल का जो मान है वो इसकी प्रारंभिक लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक इसी तरह से डेल्टा एल का मान है इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो डेल्टा एल इक्वल्स टू एल इंटू डेल्टा टी आएगा, और साथ में एक कांस्टेंट आता है अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। ये समीकरण आपके पास में आती है। यहाँ पर आपको समझना ये है कि अल्फ़ा जो कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा में उस लंबाई की छड़ में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है उसे हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। और यहाँ इस इक्वेशन से अल्फ़ा का अगर मान आप पता करते हैं तो अल्फ़ा का मान जो मिलेगा आपको, बाकी एल और डेल्टा टी इसके नीचे अपॉन में भाग में आएंगी, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला मिलेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा फाई। जैसा आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा फाई, या डेल्टा टी कह लीजिए, ताप में होने वाली वृद्धि है। ठीक इसी प्रकार अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो उसे क्षेत्र प्रसार गुणांक कहा जाएगा, और अगर आयतन में वृद्धि होती है तो उसे आयतन प्रसार। बात करते हैं क्षेत्र प्रसार गुणांक के बारे में। तो प्रति डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में जो प्रसार होता है उसे क्षेत्र प्रसार गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप बीटा से, तो वहाँ पर डेल्टा एल लेके चले थे, यहाँ पर लिया जाएगा एरिया, यानी ए से दिखाएंगे आप इसको, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा फाई। देख पा रहे होंगे सामने सभी लोग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा फाई से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात करते हैं वह आयतन प्रसार गुणांक के बारे में। तो आयतन प्रसार गुणांक में उसके आयतन में वृद्धि होगी भी। तो प्रति डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से किसी वस्तु के इकाई आयतन में जो प्रसार होता है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे। उससे दिखाते हैं आप गामा से। फॉर्मूला आपका बनता है यहाँ पर गामा इक्वल्स टू आपका बनेगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा फाई या डेल्टा टी। इसका मान हम जो भी टेम्परेचर में वृद्धि रखेंगे वो रखा जाएगा। अच्छा, अब अगर इन तीनों में संबंध निकाला जाए, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा, ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, तो इन तीनों का संबंध आपके सामने है। अल्फ़ा बीटा गामा दिस इज इक्वल्स टू 1 अल्फ़ा 1:2 आपका 3, ठीक है ना। ये आपका 1:2:3, या पूरे की अगर बात की जाए तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अल्फ़ा जो है बीटा अपॉन 2 या गामा अपॉन 3, या बीटा की अगर वैल्यू पता की जाए 2 अल्फ़ा, या गामा की वैल्यू अल्फ़ा के टर्म्स में देखा जाए तो 3 अल्फ़ा, यानी 1:2:3। ये रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्र प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध होता है। देखिए ये सभी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, काफ़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं भाई, तो कोशिश आशा यह करते हैं कि आप सबके लिए उपयोगी साबित होंगे, और इसका आप प्रसार अपने अच्छे स्तर से करें, क्योंकि यहाँ पर भी प्रसार हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ में। तो कोशिश यही कीजिएगा आप भी इन वीडियोस का प्रसार जहाँ तक कर सकें उतना करिए। जल के असामान्य प्रसार के बारे में बात करते हैं, एनानॉमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में। तो जैसे स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व तो ज़्यादा होता है तो उसका आयतन कम होता है, ठीक है। यानी पहले द्रव का स्तर 0 से 4 डिग्री तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो घटेगा। चाहे 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका प्रसार बढ़ना शुरू करता है, यानी उसका एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। अब इसके असमान प्रसार के बारे में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिनका दैनिक जीवन में प्रभाव देखा जाता है। जैसे कि कई बार प्रश्न पूछा गया कि ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर भी उसमें मछलियाँ जो हैं वो जीवित रहती हैं। क्यों जीवित रहती हैं? क्योंकि ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर भी मछलियाँ उसमें जीवित रहती हैं, क्योंकि जल के जमने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे की ओर होती है, और नीचे के जल यानी ऊपर की लेयर पहले जमेगी, ठीक है ना। इस कारण तालाब का ऊपरी भाग जो है वो पहले जमेगा, और नीचे वाला भाग जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था में बना रहता है, जिससे मछलियाँ उसमें जीवित बनी रहती हैं। काफ़ी बार पूछा गया परीक्षा में भी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जाड़ों की रात में या अधिक ठंड पड़ने पर जाड़ों की रातों में पाइप जो होते हैं फट जाते हैं। तो उसके लिए भी यही है कि पानी के असामान्य प्रसार, ठीक है, के कारण क्या होता है कि अधिकतर द्रव ठोस रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और एक बात और है कि अगर पानी जमता है तो उसके आयतन में प्रसार होता है। अगर 9 लीटर पानी है तो वह जमने के बाद कितना हो जाता है? 10 लीटर पानी में बदल जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बर्फ़ बनने पर पानी का आयतन बढ़ जाएगा, और उससे अतिरिक्त जो दबाव होगा उस दबाव के कारण जो होता है पाइप आपका फट जाता है।
बात करते हैं फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में, यानी ऊष्मा के संचरण के बारे में। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी छड़ को एक सिरे से गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो दूसरी छड़ भी, यानी उसका दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ऊष्मा का जो ट्रांसमिशन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में तीन तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। 3 विधियाँ कौन सी हैं आपकी? चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, तो जल्दी से इनके बारे में देख लेते हैं। आइए सबसे पहले जाते हैं हम कंडक्शन के बारे में, यानी चालन विधि के बारे में। तो चालन विधि में जैसे हमने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया कि अगर आप किसी छड़ को लेते हैं और छड़ के एक सिरे को आप यहाँ से हीट देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पूरी छड़ गर्म होने लगती है। कारण क्या है कि ऊष्मा जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक कण से दूसरे कण में होती हुई वो दूसरे सिरे तक पहुँचने लगती है। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से आपकी कहलाती है कंडक्शन। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि मीडियम की आवश्यकता है। ठीक है ना, ये रॉड जो है वो उसके जो कण है वो मीडियम का काम कर रहे हैं और ऊष्मा को एक कण से दूसरे कण से होते हुए वो दूसरे सिरे तक पहुंच रही है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो मोस्टली कहाँ ली जाएगी? आपके सॉलिड जितने भी हैं उन सॉलिडों में यही प्रोसेस अपनाई जाती है। ओके, द्रवों और गैसों में अगर बात की जाए तो वहाँ पर चालन द्वारा बहुत कम होता है। और अगर केवल ठोस पारे की बात की जाए तो पारे में तो ऊष्मा का संचरण केवल आपका चालन विधि के द्वारा ही संभव है। देखिए, अब दिमाग में ये भी कन्फ्यूज़न आ जाता है कि क्या सभी जो भी ठोस दिखाई देते हैं क्या सभी में ऊष्मा के सुचालक ही होते हैं या कुचालक भी होते हैं? तो उसमें बहुत से ये चीज़ क्लियर करने की है। तो चालकता के आधार पर आप पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो मेन रूप से वही है कि ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन जितना अधिक होगा उसकी ऊष्मा चालकता, कंडक्टिविटी उतनी ही अधिक कहलाएगी। तो उसके आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आप उसको कंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों में ऊष्मा जो है ईजिली, बहुत ही आसानी से प्रभावित हो जाती है, सरलता से हो जाता है, उन्हें आप क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों की ऊष्मा चालकता अधिक होती है। इसमें मोस्टली सभी धातुएं आती हैं, अम्लीय जल, एसिडिक वाटर आता है, मानव शरीर आता है, आदि ऊष्मा के कैसे हैं? अच्छे चालक हैं। ठीक है, बैड कंडक्टर्स की अगर बात की जाए तो बैड कंडक्टर वही है कि जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन सरलतापूर्वक नहीं हो सकता, सरलता से उनका चालन नहीं होता है या बहुत कम होता है, उन्हें आप क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी है, कांच है, वायु है, सिलिका है, कपड़ा, ऊन, रबर आदि ये ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। बुरे चालक अच्छे रोधक ही होते हैं। ठीक है, कपड़ा, ऊन आदि अच्छे रोधी गुणों के कारण उनके लिए जाना जाता है। ये तीसरे टाइप देखेंगे थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर्स के बारे में भी समझ लीजिए। तो इंसुलेटर में चालन बिल्कुल नहीं होगा भाई। ठीक है, ये जैसे एबोनाइट है आपका, ये एस्बेस्टस आदि जो है ऊष्मा रोधी पदार्थ कहलाते हैं। बात करते हैं अब हम लोग संवहन के बारे में। तो कन्वेंशन जो दूसरी प्रोसेस है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए, ऊष्मा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये जो प्रोसेस अपनाई जाती है गैसों और लिक्विड्स के द्वारा अपनाई जाती है। और इस विधि में क्या होता है कि ऊष्मा का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर नहीं होता। उसमें ये होता है कि गर्म भाग जो होता है वो ऊष्मा लेकर हल्का होकर ऊपर उठ जाता है और उसका स्थान दूसरा कोई ठंडे भाग वाली अणु उसका स्थान ले लेते हैं। इस तरह से स्थान चेंज होने के कारण ये पूरा का पूरा जो आपका लिक्विड या गैस है वो आपका गर्म हो जाता है और हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है आपकी संवहन कहलाती है। इस विधि में जो अणु है वो अपना स्थान छोड़ रहे हैं भाई। ठीक है ना, समझ में आ गया? गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और उसके स्थान पर ठंडी वायु आ जाती है। इसमें अगर इसके संवहन की बात की जाए तो संवहन विधि में जो उसकी प्रोसेसिंग है, ठीक है, संवहन विधि में ऊर्ध्वाधर तापांतर होने पर ऊष्मा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर माध्यम के घनत्व में परिवर्तन होने के कारण संवहन धाराओं के द्वारा होता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो संवहन विधि से ही गर्म होता है। थर्ड वाले के बारे में बात कर रहे हैं हम, रेडिएशन में मोस्टली यही है कि इस वाला जो ट्रांसमिशन है इसमें विकिरण में ऊष्मा को स्थानांतरण की माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके संचरण में किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी संभव है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के माध्यम को गर्म किए बिना, ठीक है ना, माध्यम इसमें मीडियम बीच में गर्म नहीं होगा, माध्यम को गर्म किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। और कैसा संचरण होगा? एक सरल रेखा में होगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही इसका संभव है। तो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो इसी विधि के द्वारा, या जो ऊष्मा पहुंचती है वो इसी विधि के द्वारा हमारे पास तक पहुंचती है। ठीक है, जो नाम भी दिया गया है इसको हम विकिरण ऊष्मा भी कहते हैं, बहुत से साइंटिस्ट विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहते हैं। तो पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि के द्वारा ही पहुंचती है। अब हम लोग देखते हैं ऊष्मा संचरण का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है।
पहला उपयोग आपके सामने है कि दैनिक जीवन में चालन से संबंधित उपयोग क्या होता है कि एस्किमो जो लोग होते हैं बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मकानों में रहते हैं। उसका कारण यह है कि बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मध्य में हवा की एक लेयर बन जाती है जो कुचालक ऊष्मा की कुचालक का काम करती है, जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती और उसका रिजल्ट ये रहता है कि कमरे का ताप बाहर की अपेक्षा अधिक बना रहता है। देखिए और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो ये है कि जब ठंडियों में हम लोग अगर लकड़ी और लोहे की कुर्सी को छूते हैं तो हमें जल्दी से ठंडी कौन सी लगती है? लोहे वाली लगती है। लोहे की ठंडी लगने का मतलब क्या हुआ कि लोहा जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे ही हम उस लोहे की कुर्सी को छूते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा तापांतरण के कारण लोहे की कुर्सी में शीघ्रता से प्रवाहित होने लगती है, जबकि लकड़ी की कुर्सी के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है, जबकि दोनों ही एक साथ ही रखी हुई हैं। एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि धातु के प्याले में चाय पीना कठिन होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है भाई, चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना और धातु के प्याले में चाय पीने में धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। उसके कारण क्या है, चाय की ऊष्मा से धातु के प्याले गर्म हो जाते हैं, जिससे आपके होठ जलने लगते हैं और चाय पीना कठिन हो जाता है। चीनी मिट्टी का ऊष्मा के कुचालक होने के कारण ऐसा नहीं होता, इसलिए धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है, जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। बात करते हैं हम समुद्री हवाओं तथा स्थलीय हवाओं के बारे में, ठीक है। तो दिन के समय सूर्य की गर्मी से जल की अपेक्षा जो स्थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे स्थल की हवाएं ऊपर उठती हैं और उनका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं आने लगती हैं। तो इस तरह से इन हवाओं को आप क्या कहते हैं, समुद्री हवाएं कहते हैं। इसलिए समुद्र के जल के संपर्क में गर्म हवाएं होकर ऊपर उठेंगी और इनका स्थान लेने के लिए स्थल से समुद्र की ओर जो हवाएं चलने लगती हैं उनको स्थलीय हवाएं कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र जो पेटिका है यानी फ्रीज़र बॉक्स जो होता है वो ऊपर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि नीचे की जो गर्म वायु है वो हल्की होकर ऊपर जाएगी और फ्रीज़र जो पेटिका रखी हुई उससे टकराकर ठंडी हो जाएगी और ऊपर की वायु ठंडी वायु से भारी होने के कारण नीचे आती है और रेफ्रिजरेटर में रखी हुई वस्तुओं को ठंडा कर देती है। बात की जाए बिजली के बल्ब में भरी हुई ऑर्गन गैस या निष्क्रिय गैसों के बारे में, तो उसका कारण भी यही है कि बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से तंतु की ऊष्मा जो होती है संवहन द्वारा फैल जाती है। इससे तंतु का ताप उसके गलनांक तक नहीं बढ़ पाता है और ऐसा नहीं करने पर बल्ब का तंतु का गलनांक तक बढ़ जाएगा, जिससे तंतु आपका क्या हो जाता है, पिघल जाएगा। तो इससे बचाने के लिए निष्क्रिय गैसों को भरा जाएगा। और कई बार परीक्षा में आ चुका है कि बादलों वाली रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा गर्म होती है। तो उसका कारण यही है कि स्वच्छ आकाश वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर चली जाती है। बादल जो होते हैं ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी कुचालक होते हैं। वो बादलों वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा को वापस ऊपर नहीं जाने देते हैं और रोके रखते हैं। इसलिए थोड़ी वातावरण में क्या होता है, गर्माहट बनी रहती है। देखिए वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के साथ लाइक करें, शेयर करें और सभी को उसके बारे में बताएँ। अगले पॉइंट पर आते हैं। रेगिस्तान के दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। होता यही है कि ऊष्मा जो होती है अच्छी अवशोषक होती है, ठीक है। और जितना अच्छा अवशोषक होगा वह उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगा। जितनी जल्दी ऊष्मा ग्रहण करेगा वो उतना ही जल्दी उस ऊष्मा को बाहर निकाल देगा। भाई हिंदू मैथोलॉजी में क्या, जो जितनी जल्दी गर्म होता है उसका क्रोध उतनी जल्दी शांत हो जाता है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो दिन में सूर्य की जो ऊष्मा है उससे रेत बहुत जल्दी गर्म होता है और रात होने पर वो जो एब्जॉर्ब की गई ऊष्मा होती है उसको वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देता है, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाता है। बात की जाए चाय की केतली की सतह को चमकदार बनाने के लिए भी यही है, ठीक है। तो उसका कारण भी यही है कि चमकदार सतह ना तो बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करती है और ना ही भीतर की ऊष्मा को बाहर जाने देती है। इसलिए जो आपका चाय की केतली है वो देर तक उसमें चाय गर्म बनी रहती है। जूतों की बात की जाए, उनके ऊपर पॉलिश किए हुए जूते धूप में कम गर्म होते हैं, शीघ्र गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर अपने गिरने वाली ऊष्मा को क्या कर देते हैं, अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जब हम और विस्तार से जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कई प्रकार से ऊष्मा जो होती है 3 तरह से जाती है, अवशोषित में, पारगमित में और परावर्तित में, ठीक है ना। तो वहाँ पर इन तीनों का जो वैल्यू =1 आता है और कृष्का के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। आज का लास्ट पॉइंट और देखा जाए तो न्यूटन का शीतलन लॉ। भाई एक क्वेश्चन पीजीटी में तो 100% इसके ऊपर बनता है, हमेशा आया है, ठीक है ना। तो अभी से आप इसको समझ लीजिए, बाकी विस्तार से इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है वो हम बाद में आगे स्टडी कराएंगे आपके साथ में। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या है कि शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण ऊष्मा के क्षय होने की जो दर है वो उसके एनवायरनमेंट, ठीक है, और उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जो वस्तु अगर वातावरण का टेम्परेचर तापांतर जितना अधिक होगा उसके ठंडे होने की दर भी उतनी ही अधिक होगी। एक छोटा सा एग्जांपल, एक गर्म वस्तु द्वारा 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में लगा समय और 40 डिग्री से 30 डिग्री के बीच लगा समय, ठीक है, उसमें आप
दोनों के समय में क्या होगा, आपका अंतर होगा। क्लियर है। तो अगर टेम्परेचर वातावरण के साथ में आपका ज़्यादा है तो वस्तु जल्दी ठंडी होगी, कम है तो देर में ठंडी होगी। नोट में देखते हैं, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने की दर, ऊष्मा की दर, वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ वस्तु की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। बहुत सिंपल सा बता सकता हूँ मैं आपको इसके बारे में। जैसे अगर आप चाहें तो अगर किसी पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना है, ठीक है ना, अगर आप किसी चाय को ठंडा करना चाहते हैं तो उसको आप क्या करते थे, एक प्लेट में कर लेते हैं, एक ठीक है, उसमें बड़ी सी प्लेट में उसको फैला लेते हैं, जिससे उसमें जितनी भी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपने बढ़ा दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होगा, उसके रेट ऑफ कूलिंग भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी टॉपिक के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप बने रहेंगे मेरे साथ में, और लगातार इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और अधिक जानकारी के साथ में बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।